नेक्स्ट चैप्टर आपका 9B, पोटेंशियल डिफरेंस एंड रेजिस्टेंस। Potential difference and resistance. In the last video I discussed current. The rate of flow of charge is known as current. Okay? अब देखो बहुत सारी चीजें लिख के ना ऐसे ही समझा दी जाए तो ज्यादा अच्छा। तो सोर्स ऑफ करंट, सोर्स ऑफ करंट यानी जो करंट को प्रोवाइड करे, ये क्या है? सोर्स ऑफ करंट। इसके बहुत सारे नाम हो सकते हैं, जैसे सेल। सिंबॉलिकली हम सेल को किसी सर्किट में यू रिप्रेजेंट करते हैं, प्लस और माइनस। दूसरा हो सकता है बैटरी, दूसरा हो सकता है बैटरी। अब बैटरी क्या है भाई? बैटरी कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स होती है, जैसे एक सेल, फिर ये दूसरा सेल, फिर ये तीसरा सेल, ऐसे तमाम सेल्स का कॉम्बिनेशन बैटरी कहलाता है। ठीक। फिर डिफरेंट टाइप के सेल्स होते हैं, डिफरेंट टाइप की बैटरीज होती हैं। तो बच्चों, किसी सर्किट के अंदर करंट को फ्लो कराना है तो इलेक्ट्रिकल सर्किट में एक सेल, कम से कम एक सेल होना चाहिए जिस सेल से करंट निकलेगी। ठीक है। अब कितनी करंट निकली उसे अमीटर क्या होता है भाई? अमीटर। कितनी करंट सर्किट में फ्लो कर रही है, इसको, इसकी मेजरमेंट किससे की जाती है? अमीटर। अ डिवाइस which measure magnitude of current in an electrical circuit. इलेक्ट्रिकल सर्किट में अमीटर ये काम करता है। उसके बाद वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर। व्हाट इज द वोल्ट मीटर? अ डिवाइस which measure potential difference, potential difference between 2 points in electrical circuit. इलेक्ट्रिकल सर्किट। जब भी किसी सर्किट में हम एक गोले के अंदर ए बना दें तो ये अमीटर का सिंबल है, और जब हम किसी गोले में सर्किट के अंदर वी बना दें तो ये वोल्ट मीटर का सिग्नल है। ये किसका सिग्नल है बेटा? वोल्ट मीटर का सिग्नल है। बात समझ आ गई? ठीक है। तो ये सब सर्किट के कंपोनेंट हैं। दीज आर दी कंपोनेंट ऑफ द सर्किट, सेल, अमीटर, वोल्ट मीटर। और बताओ, इसको नोट कीजिए, इसको आप लोग नोट कीजिए, मैं और बताऊं। अब मसलन ऐसे तो बहुत सारी चीजें हैं, कुछ जरूरी चीजें मैं आपको बता देता हूं, जैसे रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या होता है भाई? रेजिस्टेंस द ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर्ड, रुकावट, द ऑब्स्ट्रक्शन
offered in the way of current, in the way of current is called resistance. ठीक, किसी सर्किट के अंदर रेजिस्टेंस को यूं लिखा जाता है, इसका सिंबल आर होता है। अच्छा, फिर की का सिंबल अगर ओपन है तो यूं लिखा जाएगा या यूं लिखा जाएगा, अगर क्लोज्ड है तो यूं क्लोज्ड, ये क्लोज्ड की हो गई, ये ओपन की हो गई। ठीक, अब अगर कोई इलेक्ट्रिकल सर्किट है तो इसमें लाजमी तौर पर एक करंट का सोर्स होना चाहिए, और करंट तब तक नहीं फ्लो करेगी जब तक रेजिस्टेंस नहीं होगा। तो चलिए हम एक एग्जाम्पल के लिए एन इलस्ट्रेटिव सर्किट बना देता हूं ताकि आपको सर्किट के बारे में समझ में आ जाए। इलस्ट्रेटिव सर्किट, देखो जैसे ये एक सेल, यहां से एक करंट आई निकल रही, अब ये करंट आई निकली है, इसकी मेजरमेंट के लिए हमने यहां पर एक अमीटर लगा दिया। ठीक, अब ये एक रेजिस्टेंस में जा रही है, ये बेटा सिर्फ एक एग्जांपल इलस्ट्रेटिव सर्किट है ये। ठीक, ये करंट यहां से जा रही है, यहां जा रही है, इसका रेजिस्टेंस आर है। अब कितना इसका वोल्टेज होगा ये नापने के लिए हम यहां पर एक वोल्ट मीटर लगाएंगे, ये देखो। ठीक, ये करंट वापस आ गया। बात समझ आ रही बेटा? ये देखिए आप, ये सर्किट जरा सा नीचे कर दें तो आपको दिख जाए, ये देखिए। अब सबके न्यूमेरिकल्स हम आपको बताते हैं, आप टेंशन मत लीजिए। अच्छा, ये सारे चैप्टर बड़े आसान हैं, ये सारे चैप्टर बड़े आसान। मैं एक लकीर खींच देता हूं ताकि आपको कोई चीज मिस ना होने पाए। तो इसका जो बी पार्ट देखिए, समझिएगा, इसका जो बी पार्ट, चैप्टर 9 का जो बी पार्ट है, चैप्टर 9 का बी पार्ट एक बड़े ही इंटरेस्टिंग फैक्ट से शुरू करेंगे। बी, पोटेंशियल डिफरेंस एंड रेजिस्टेंस, ये चैप्टर का नाम है। बच्चों देखो, एक एग्जांपल लीजिए, टेक एन एग्जांपल। ये एक कप एक सॉसर में रखा हुआ है, इसमें हॉट टी, क्या है? हॉट टी। आप गौर से देखेंगे तो यहां से भाप उठती हुई दिखाई देगी आपको, ऐसे। क्यों ये भाप उठ रही है? वजह क्या है? ये पोर्शन हाई टेम्परेचर और एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर लो। वैसे भी आजकल जाड़ा पड़ा, मेरी हाल वेशभूषा से आपको समझ में आ रहा, तो चाय ठंडी हो जाती है। क्यों? क्योंकि हीट का ट्रांसफर होता है। ये क्या है? हीट है ना। एक दूसरा एग्जांपल लीजिए, देखिए, जैसे ये एक इंक्लाइंड प्लेन, तो यहां से आप कोई बॉल रिलीज करेंगी तो वो इस पर चलती हुई नीचे की तरफ आएगी, तो बॉल का मतलब मास। ये क्या है बेटा? हाई एल्टीट्यूड। क्या है ये? हाई एल्टीट्यूड। बॉल कहां आती है? यहां। ये क्या है? लो एल्टीट्यूड। ठीक, लो एल्टीट्यूड।
ये मास का ट्रांसफर। तो दो फिजिकल क्वांटिटी का ट्रांसफर, दो डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज के ट्रांसफर से होता है। जैसे हीट का ट्रांसफर टेम्परेचर के डिफरेंस से होता है। टेम्परेचर वही जो हीट के चैप्टर में आपसे डिस्कस किया गया है, ठीक है, वो टेम्परेचर है। अच्छा, मास का ट्रांसफर, मास का भी ट्रांसफर ऐसे होता है, ठीक है। तो हीट हो गई और मास हो गया, हीट हो गई और मास हो गया। एक और एग्जांपल तुम्हें समझाता हूं। एक और एग्जांपल समझो। अब ये एक एग्जांपल ये है कि जैसे मान लो तुम्हारे पास एक बीकर है या कोई बड़ा सा कंटेनर है। इस कंटेनर से तुमने एक पाइप लगाया और एक और कंटेनर कनेक्ट कर दिया। इस कंटेनर में यहां तक कोई लिक्विड भरा हुआ था, ये लिक्विड भरा हुआ है। तो हाइट के डिफरेंस की वजह से, देखो इसकी हाइट मान लो h1 है और इसकी हाइट h2 है। यहां से वाटर यानी लिक्विड ट्रांसफर होगा और इसमें कुछ दूर तक ट्रांसफर होता चला जाएगा। कब तक? जब तक कि दोनों के लेवल सेम ना हो जाए। हीट भी तब तक ही, चाय भी तब तक ही ठंडी होती जब तक दोनों का टेम्परेचर बराबर ना हो जाए। इसी तरीके से वाटर का भी जो ट्रांसफर होगा वो तब तक होगा जब तक दोनों का लेवल बराबर ना हो जाए, ठीक है। तो मास का ट्रांसफर हाइट के डिस्टेंस की वजह से, हीट का ट्रांसफर टेम्परेचर के डिफरेंस की वजह से। तो अपन ने 9A में एक चीज डिस्कस की थी, यानी चैप्टर 9A, चार्ज, the intrinsic property of the matter due to which it attract or repel another matter। देखो बेटा, जब कोई बॉडी चार्ज होती है तो दो तरीके से होती है, या तो एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन या तो डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। चार्जिंग ऑफ अ बॉडी, अ चार्ज बॉडी, चलो मैं लिख देता हूं, सब नोट करना। अ चार्ज बॉडी, अब ये दो सूरत हाल है, या पॉजिटिवली चार्ज, पॉजिटिवली चार्ज, या निगेटिवली चार्ज, ठीक। अब अगर बॉडी पॉजिटिवली चार्ज है, दैट इज डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, और दैट इज एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब तुम्हें 12वीं में अब बताई जाने वाली एक बात मैं तो यही बता देता हूं। बेंजामिन फ्रैंकलिन, आर्बिट्रेली, अपनी इच्छा से, आर्बिट्रेली assume that proton is positively charged, proton is positively charged and electron is negatively charged। ये बेंजामिन फ्रैंकलिन ने खुद से ही वो कर दिया था। तो अगर हम कहीं पर प्लस साइन दिखाते हैं, अगर हम कहीं पर प्लस साइन दिखाते हैं तो इसका मतलब बॉडी कैसी है? पॉजिटिवली चार्ज। और अगर हम माइनस साइन दिखाते हैं तो बॉडी क्या है? नेगेटिवली चार्ज। तो पॉजिटिवली चार्ज बॉडी का मतलब
इसके पास प्लस साइन, और नेगेटिवली चार्ज बॉडी का मतलब इसके पास माइनस साइन। ठीक है, अब यहां ये क्यों समझाया गया? व्हाट इज द लॉजिक टू एक्सप्लेन दिस? व्हाट इज द लॉजिक? ओके जेंटलमैन, अब सुनो। ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मैटर को 3 हिस्सों में क्लासिफाई किया सकता है। ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मैटर को 3 हिस्सों में क्लासिफाई किया जा सकता है। एक, कंडक्टर्स। कंडक्टर्स उन मटेरियल्स को कहते हैं जिनके पास enormous number of free electrons. What are the conductors? Conductors are the substances which have the enormous number of free electrons. Conductors. अब इसके पास क्या है? enormous number of free electrons. फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ठीक, उसी तरीके से दूसरे टाइप के एक लोग होते हैं सेमी कंडक्टर्स। ये फ्यू इलेक्ट्रॉन्स, फ्यू इलेक्ट्रॉन्स है भाई। एनॉर्मस इलेक्ट्रॉन्स अगर है तो कंडक्टर्स, फ्यू इलेक्ट्रॉन्स है तो फ्री इलेक्ट्रॉन तो सेमी कंडक्टर, और उन इंसुलेटर, किसी भी हालत में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं, इंसुलेटर्स, नो फ्री इलेक्ट्रॉन, नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ओके, enormous number of free electrons, few electrons and no electrons, insulator। ये 3 चीजें याद रखिए आप सब। चलिए अब हम आपको ये नोट कर डालिए। अब चैप्टर के मूल भाव पर आता है, पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। तो हमने 9th के बिगिनिंग में एक चीज पढ़ाई थी, इलेक्ट्रिक फील्ड। किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रॉन जो होता है, किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रॉन जो होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट में आता है अपने आप से, और प्रोटॉन या प्लस चार्ज जो होता है वो अपने आप से इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आता है। ठीक, तो अब इसका संबंध पोटेंशियल डिफरेंस से कैसे है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन दैट पर्टिकुलर थिंग टू यू। ओके, पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। बच्चों, व्हाट इज पोटेंशियल? पोटेंशियल क्या है? अब देखो, इसकी एक लिटरल डेफिनेशन बताता हूं पोटेंशियल की। पोटेंशियल की एक लिटरल डेफिनेशन, पोटेंशियल की एक लिटरल डेफिनेशन बताता हूं। द एक्सटेंट अप टू विच, द एक्सटेंट अप टू विच a body have charge, a body have charge is known as its potential। ठीक, किस हद तक बॉडी के पास चार्ज है ये कौन बताएगा? ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बताएगा। द एक्सटेंट अप टू विच बॉडी हैज चार्ज इज मेजर्ड बाय इट्स पोटेंशियल। ठीक, यह इसकी दूसरी डेफिनेशन। द डिग्री ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन, किसी बॉडी को किस हद तक आपने चार्ज दिया या उससे चार्ज लिया।
the degree of electrification, the degree of electrification of a body is measured by its पोटेंशियल, उसके पोटेंशियल से मेजर करते हैं, ठीक। और मैथमेटिकली पोटेंशियल इज डिफाइंड potential is defined as the work done. Mathematically, potential is defined as the work done, in bringing a charge from infinity to a point in electric field to the work done per unit charge, पर नहीं, रेशियो ऑफ वर्क, ये ज्यादा प्रेफर है, रेशियो ऑफ वर्क, रेशियो ऑफ वर्क डन in bringing unit charge or bringing a charge from infinity to a point in an electric field, ठीक। if, अब देखो ये इसका मैथ का एक फार्मूला बनेगा, if W is the work done in bringing charge Q, then V यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, V क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, V इज इक्वल टू W अपॉन Q, ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए, W अपॉन Q इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का ये फार्मूला हो गया। अच्छा, फिर से लिख देता हूं, किसी के नीचे का कट रहा है, इसे नोट कर डालिएगा। देखिए साहब, तो V इज इक्वल टू W अपॉन Q, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल is a scalar quantity having SI unit जूल पर कूलम और वोल्ट, अर्थात 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल पर कूलम। यहां से बच्चों एक फार्मूला आप और बना रखेंगे कि W इज इक्वल टू Q इंटू V होता है। देखिए, ये किसी चार्ज पार्टिकल को घुमाने में किया गया वक्तन है, ये वक्तन है, ये फार्मूला, ठीक। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी हैविंग SI यूनिट जूल पर कूलम। अब इतनी बातें क्यों की गई, इतनी बातें क्यों की गई? क्योंकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक पार्टिकुलर पॉइंट के लिए डिफाइन हो रहा है। अब मैंने तुम्हें बता रखा है कि कोई चार्ज पार्टिकल किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में
इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाएगा अगर वो चार्ज पॉजिटिव, और अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगा अगर वो चार्ज नेगेटिव। ये तो बताया था बेटा, ठीक है। अब ये मैंने आपको बता रखा है ना, ये मैंने आपको बता रखा है। अब इसका यहां से क्या लेना देना, आइए देखते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस मैं आपको 10th वाला भी और 12th वाला भी सब यही बता दे रहा हूं, क्योंकि अगर आपको समझ आ गया तो वहां भी समझ आ जाए। किसी रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड को आप यू रिप्रेजेंट करेंगे, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का सिंबल है। जैसे अपन चार्ज का सिंबल क्यू लेते, करंट का सिंबल आई लेते, वैसे ही इसका ये सिंबल है। रेजिस्टेंस का सिंबल आर लेते, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का सिंबल है, ये एनर्जी का भी सिंबल होता है, ठीक। तो ये देखो, जैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड है एक रीजन में, रीजन ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर दो पैरेलल लाइन आपने इक्विडिस्टेंस पर खींच दी तो उसे आप क्या कहेंगे, अ रीजन ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इसमें दो पॉइंट मान लीजिए, इसे ए कह दीजिए, इसे बी कह दीजिए। इसके बीच की मान लीजिए कोई डिस्टेंस है x, है ना। अब आपने एक चार्ज, ये देखो ये प्लस का चार्ज है, इसको यहां पे रखा, तो बेटा इसकी नेचुरल टेंडेंसी इलेक्ट्रिक फील्ड में जाने की होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, बोर्ड के राइट साइड में, इधर जाना चाहता है ये। तो जाने के लिए इस फील्ड की वजह से इस पर अगर इसका चार्ज क्यू है तो एक फोर्स एफ लगेगा, पेच यहां नहीं फंसा, वो जाना चाहता है, लेकिन हम उससे कह रहे हैं कि तुम यहां से यहां आओ। तो अब वो कहेगा भैया इसका क्या करें, ये तो हमसे कह रहा है नहीं उधर चलो, फोर्स तो उधर लग रहा है। तो हम उसे अगर इधर लाना चाहते हैं, मान लीजिए ये चार्ज आप इधर ले आए, है ना, यहां आ गया, तो यहीं पर डिफाइन होगा पोटेंशियल डिफरेंस। क्या डिफाइन होगा, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस between 2 points in electric field is defined as the ratio of work done in moving charge from one point to another without acceleration. To the magnitude of charge. ये इसकी प्रॉपर डेफिनेशन है, यहां से लेकर 12 तक काम है। इन द टू द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, ये पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन है, मैथमेटिकली वो ऐसे डिफाइन है। अब इसकी हम एक फिजिकल डिफिनेशन लिख देंगे। तो देखो चार्ज ला कहां से रहे हो, बी से, तो बी इनिशियल माना जाएगा। कहां पर लाकर रख रहे हो, ए पर, तो ये फाइनल माना जाएगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन कहती है कि हम लिखेंगे वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। ये डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल है, ये क्या है। अब यहां पर फाइनल का पोटेंशियल कितना है, ए का पोटेंशियल फाइनल, बी का पोटेंशियल इनिशियल। वर्क डन आपने कितना किया है, डब्ल्यू, चार्ज कितना ला रहे हो, क्यू। तो ये हो गई डेफिनेशन पोटेंशियल डिफरेंस।
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन ये भी बेटा, अच्छा इसे नोट कर लो, इसके नीचे लिखेंगे तो गायब हो जाएगा। इसे नोट कर डालो, फिर और बताते हैं इसी में। अब जो तुम्हारी किताब खोलोगे 9th B वाला जो चैप्टर, उसमें जो बहुत सारी बातें दी हुई हैं, उसको समझने का एक फार्मूला तुमको बताता हूं। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। अच्छा पहले उस फार्मूले को और कायदे से लिखते हैं। तो इसका मतलब यहां से भी क्या होगा, वर्क डन, एक फार्मूला और बनेगा, वर्क डन इन मूविंग चार्ज, ये हो जाएगा Q टाइम्स V फाइनल माइनस V इनिशियल। जैसा इस पार्टिकुलर केस में ये क्या है, VA माइनस VB। ये तो अब यहां कुछ बातें नोट करने लायक। पहली बात तो ये, द इलेक्ट्रिकल स्टेट ऑफ द कंडक्टर, द इलेक्ट्रिकल स्टेट ऑफ द कंडक्टर, that determine the direction of charge flow, is called electric potential difference, electric potential difference। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस उसे कहते हैं। दूसरी बात, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस is a scalar quantity, having SI unit volt or joule per coulomb, having SI unit volt or joule per coulomb, यानी 1 volt is equal to 1 joule पर कूलॉम। ठीक, पहले वीडियो देख लेना, फिर चैप्टर को ओपन करना। राइट, तो 1 वोल्ट ही हो गया। अब इसे नोट कर डालो तो आगे बताता हूं। इसी में स्टिक पॉइंट्स ही अभी चलेंगे। तो 2 पॉइंट हुए, और इसे नोट करने के बाद तीसरा पॉइंट, इलेक्ट्रिक चार्ज, the positive charge body, the positively charged body moves itself from high potential to low potential, the negatively charged body move itself from low potential to high potential। इससे ज्यादा आप चाहें तो पढ़ें, ना चाहें तो ना पढ़ें। ये इसका सार है। चित्र उत्र कुछ नहीं पूछा जाएगा, एकदम परेशान होने की जरूरत नहीं। वर्क डन का एलिमेंट्री आइडिया भी मैंने आपको दे दिया है। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस के बारे में मैंने आपको जितना बताया उतना ही आप याद रखिए।
अब 1 मिनट अगर आपकी बुक में होगा तो मैं जरूर बताऊंगा। चलिए बताता रजिस्टेंस। अब आज तुम लोग इलेक्ट्रिसिटी देख ही लो। रजिस्टेंस बच्चों, रेजिस्टेंस क्या है? आओ पहले एक डायग्राम समझें। क्या समझें? एक डायग्राम। देखो, सपोज करो तुम्हारे पास ये एक कंडक्टर है, ये इसका मैक्रोस्कोपिक व्यू है। ये वही कंडक्टर है जो घर में आपके वायर लगा हुआ है। कौन सा वायर? ब्लैक कलर का वायर है। उसको अगर आप छीलेंगे तो उसके अंदर आपको कॉपर का वायर दिखाई देगा। कॉपर क्या है? एक मेटल है। मेटल क्या होता है? कंडक्टर होता है। मेटल क्या होता है? सारे मेटल कंडक्टर है। ठीक, कंडक्टर का मतलब दे कंटेन एनॉर्मस नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। एक कंडक्टर है। अब इसमें एनॉर्मस नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो रैंडम मोशन में होते हैं। कभी ऐसे, कभी ऐसे, कभी ऐसे, कभी ऐसे, कभी ऐसे। ये जो डायरेक्शन की चेंजिंग है, ये जो डायरेक्शन की चेंजिंग है, ये क्या है? इन पॉइंट्स पर वो दूसरे इलेक्ट्रॉनों से कोलाइड करते हैं। यानी अगर हम एक और इलेक्ट्रॉन यहां लें तो ये भी ऐसे ही, ऐसे ही, ऐसे ही। ये कोई जरूरी नहीं है, इसका पाथ एग्जैक्टली बताना इतना आसान काम नहीं है। तो ये ट्रेजेक्ट्री है इलेक्ट्रॉन की। ऐसे ही पूरे कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन घूमा करते हैं। तो पहली लाइन जो हम लिखेंगे, वी नो दैट अ कंडक्टर contain enormous number of free electrons. These electrons move randomly. These electrons move randomly between the vacant space. In the vacant space. In the vacant space between the atoms. Between the atom. तो एटम के बीच की जो खाली जगह है उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स घूमते रहते हैं। Between the atoms by a velocity known as thermal velocity. ये 12 का कॉन्सेप्ट है बेटा, थर्मल वेलोसिटी। तो क्या दो बातें आपने सीखी इस 3 लाइनों में? कि एक कंडक्टर एनॉर्मस नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स रखता है और वो सारे इलेक्ट्रॉन एटम्स के बीच के खाली स्पेस में क्या करते रहते हैं? रैंडमली मूव करते हैं। ये रैंडम पाथ। आप चाहें तो इसका पाथ ऐसे भी बना सकते हैं एक बार समझने के लिए। जैसे मान लीजिए पहली बार में वो ऐसे गया, यहां एक दूसरे इलेक्ट्रॉन से टकरा के उसने अपना रास्ता बदल लिया, ये ऐसे चला आया। फिर उसने टकरा कर एक इलेक्ट्रॉन से अपना रास्ता ऐसे बदल लिया। फिर उसने टकरा के, ये कोई जरूरी नहीं ऐसे चला गया। लेकिन ये सब कुछ, ये मान लो एक एटम है, ये मान लो एक एटम है, ये मान लो एक एटम है, ये मान लो एक एटम है। इन एटम्स के बीच का जो ये वेकेंट स्पेस है इसमें ही ये करता है। और एक इकलौता इलेक्ट्रॉन तो होता नहीं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ये टक्कर होती रहती है, इसको समझ लीजिएगा। ये सारे एटम है, ये एटम के बीच की मोशन हमने आपको दिखा दी। ये एटम, क्योंकि किसी भी सॉलिड में एटम को रखने का एक डेफिनिट तरीका,
ये आप 11वीं की सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। फिलहाल मैं आपको जानकारी दे देता हूं कि जैसे आप फ्रिज में अंडे रखने की ट्रे अलग रखते हैं, आपने देखा होगा, सॉरी अगर आप नॉन वेजिटेरियन नहीं है तो आई एम रियली सॉरी, तो फिर आप ऐसे समझ लीजिए कि जैसे आप फ्रिज के डिफरेंट हिस्से में डिफरेंट चीजें रखते हैं, जैसे बॉटल के लिए अलग रैक बने हुए होते हैं, फलों के लिए अलग रैक बना हुआ होता है, तो वैसे ही किसी भी सॉलिड में जो कि वेल डिफाइंड सॉलिड है उसके अंदर भी एटम के अरेंजमेंट का एक प्रॉपर तरीका, और वो तरीका ये कहता है कि बीच में वैकेंट स्पेस होते हैं। ऐसा नहीं है कि एक के पीछे एक के पीछे एक एटम सेट है, ऐसा नहीं, वैकेंट स्पेस होते हैं। और ये जो इनके फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स आखिरी के इलेक्ट्रॉन हैं। मिसाल के तौर पर इन इलेक्ट्रॉनों को आप ऐसे भी समझ सकते हो कि जैसे आपने एक मजमा लगाया और आप नेताजी हैं, तो आपका कंसंट्रेशन पहली रो पर ज्यादा होगा, उससे थोड़ा कम कंसंट्रेशन थर्ड रो पर, सेकंड रो पर होगा। जो लास्ट की रो होगी, या जैसे मैं ही क्लास में पढ़ा रहा हूं, अनफॉर्चुनेटली आपकी क्लास नहीं चल पाई है, तो 52 स्टूडेंट बैठे हुए हैं, तो आगे की जो 3-4 रोज हैं उस पर मेरा कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है, क्योंकि कि नियर बैठे हुए हैं डिस्टेंस। और जो सबसे लास्ट के बच्चे होते हैं वो हो सकता है मेरा ही डायग्राम बनाकर मुझ को चिढ़ा रहे, तो हम उनके ऊपर तो कमांड नहीं कर पाते इतना अच्छे से, या तो फिर हम राउंड लेते रहें। अगर हम राउंड लेंगे तो फिर हम पढ़ाएंगे क्या। तो ठीक इसी तर्ज पर अगर हम उन इलेक्ट्रॉनों की बात करें जो कि किसी के लास्ट ऑर्बिट में पाए जाते हैं, तो चूंकि वो न्यूक्लियस से बहुत दूर हैं, तो वो अपने बाड़े से कूद के निकल आते हैं। जैसे कि आप चुप्पे से बाहर पानी पीने के बहाने गायब हो जाती हैं, तो ये चीज होता है। तो वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब लेकिन अब वो इतने भी फ्री नहीं। अब आप इतने तो फ्री हैं कि स्कूल के अंदर टहल सकते हैं, लेकिन स्कूल आर में एक बार स्कूल के अंदर आके आप स्कूल के बाहर नहीं जा सकते। ये तो खैर आपके ऊपर 6 घंटे के लिए कानून आयद है। दिस लॉ इज इम्पोज ऑन यू ओनली फॉर द 6 आवर्स ऑफ योर स्कूल, बट इन केस ऑफ एटम इट इज ऑलवेज इम्प्लाइज कि यू कैन नॉट लीव द परमानेंटली टू मी, दिस इज नोन एज रेस्ट्रेनिंग इफेक्ट। ये सारी बातें 12th की, ठीक, तो नोन एज थर्मल वेलोसिटी। अब आपको समझ में आइडिया आ गया होगा, ठीक है। ड्यूरिंग द थर्मल वेलोसिटी है, एंड मोशन इज नोन एज थर्मल मोशन, एंड मोशन इज नोन एज थर्मल मोशन। ये थर्मल मोशन कह रहा है, अच्छी बात है भाई, थर्मल मोशन, थर्मल मोशन है ये, ठीक। तो ड्यूरिंग देयर रैंडम मोशन, ड्यूरिंग देयर रैंडम मोशन, इलेक्ट्रॉन collides with other electron with other electrons and positive ion, ये हो गया पॉजिटिव आयन, ठीक है। तो अब यहीं से डेवलप होगा रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट। इसे नोट कर डालिएगा, उम्मीद करता हूं इतनी चीजें आपको फैक्ट पता हुई। रेजिस्टेंस, अब रेजिस्टेंस क्या होता है? द ऑब्स्ट्रक्शन, व्हाट इज रेजिस्टेंस? द ऑब्स्ट्रक्शन offered by the conductor in the way of current, in the way of current due to collision of electron, due to
collisions of electrons is known as रेजिस्टेंस। ठीक, इसे रेजिस्टेंस कहते हैं। मार्ग की वह बाधा जो कि इलेक्ट्रॉनों के कोलिजन की वजह से होती है। ठीक, मैथमेटिकली रेजिस्टेंस इज डिफाइंड। जब मैं मैथमेटिकली कहूं तो इसका मतलब अब हम कोई फार्मूला बनाने जा रहे हैं। मैथमेटिकली रेजिस्टेंस इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड to the current flowing through the conductor, current flowing through the conductor. If I is the current flows due to difference of potential V, between the two ends of the conductor, then resistance R is equal to V upon I। ये देखिए मैथमेटिकली डेफिनेशन, R is equal to V upon I। नोट कर लो बेटा, R is equal to V upon I। ये रेजिस्टेंस हो गया। उम्मीद करता हूं रेजिस्टेंस आपको समझ में आ गया होगा। रेजिस्टेंस मार्ग की बाधा का नाम। रेजिस्टेंस क्या है? मार्ग की बाधा का नाम। अच्छा, रेजिस्टेंस R is a scalar quantity। R is a scalar quantity having SI unit volt per ampere or ohm in the honor of George Simon ओम। R की जो यूनिट ली गई उसको ओम कहा गया। तो 1 ओम इज इक्वल टू 1 वोल्ट पर एम्पियर। अगर कहीं लिखा हुआ हो 1 किलो ओम तो ये क्या आ जाएगा? 1 इंटू 10 की पावर 3 ओम। या अगर कहीं लिखा हुआ हो 1 मिली ओम, ये बेटा मिली ओम है, 1 मिली ओम, ये हो जाएगा 1 इंटू 10 की पावर -3 ओम। और अगर कहीं लिखा हुआ हो 1 कैपिटल एम ओमेगा तो ये 10 की पावर 6 ओम। तो ये मेगा ओम, मिली ओम, किलो ओम, ये याद रखना। ठीक है, क्या याद रखना? ये याद रखना। ठीक, उसके बाद अब हम लोग पढ़ेंगे जॉर्ज साइमन ओम, जिनके ऑनर में रेजिस्टेंस की यूनिट ओम की गई, उनका एक मैथमेटिकल फॉर्मुलेटेशन। जब 12वीं में आओगे तो बताऊंगा कि इसको लॉ क्यों नहीं कहता है तो वो लॉ आपकी किताब में लिखा भी हुआ है, ओम्स लॉ। तो अब ओम्स लॉ को ओम्स लॉ क्यों नहीं कहते, ये 12वीं का कॉन्सेप्ट है, हम वहां आपको बताएंगे। ओम्स लॉ आप यहां पे जो लिखेंगे वो क्या स्टेटमेंट क्या है?
ओम्स लॉ का स्टेटमेंट क्या है? इफ द फिजिकल स्टेट of a conductor such as temperature, pressure remains constant, then current flowing through the conductor is directly proportional to the current flowing through the conductor is directly proportional to the applied potential difference. Applied potential difference. ठीक है बेटा? तो that is V directly proportional to I, इसके अंदर V इस रेखा पर है और I इस रेखा पर है। ठीक, जैसे जैसे V बढ़ाओगे वैसे वैसे I बढ़ेगा, या इसको यूं भी लिखते हैं I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। अब इसमें ये V हो गया और ये I हो गया। ठीक, ये V हो गया और ये I हो गया। अब इसी को चिच्चाउन ने कहा कि प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाइए और यहां पर एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस कीजिए, V इज इक्वल टू आई आर। और आप जानते हैं R क्या है, वेयर R इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी एंड कॉल्ड रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी and called resistance of conductor. Okay, ये क्या है? कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी एंड कॉल्ड रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। ये जॉर्ज साइमन ओम का लॉ था। ठीक, इसके आगे की कहानी, अंतिम कहानी 9th C का जो चैप्टर है वो आपको स्वयं पढ़ना है। जो डाउट हो आप मुझसे वॉइस मैसेज पर डाउट ग्रुप में पूछ सकते हैं, क्योंकि बेटा अब हम यहाँ रीडिंग नहीं लगवा पाएंगे। इफिशिएंट यूज ऑफ एनर्जी एंड सोशल इनिशिएटिव्स, लेकिन इससे क्वेश्चन जरूर पूछूंगा। ठीक है, तो इसका जो 3-4 क्वेश्चन और वो है वो याद करके रखिए। बाकी आप अगर बुक खोलेंगे तो उसके अंदर फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर दिया हुआ है, तो वो 4 फैक्टर्स आप सिर्फ याद कर लें। मैं लिख देता हूं आपके लिए, फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं? मटेरियल ऑफ द वायर, भाई सोने का अलग होता है, चांदी का अलग होता है, तांबे का अलग, लोहे का अलग। मटेरियल ऑफ द वायर, सोने का वायर लोगे उसका रेजिस्टेंस कुछ और पाओगे, चांदी का वायर लोगे उसका रेजिस्टेंस कुछ और, तांबे का लोगे कुछ और, लोहे का लोगे कुछ और। लेकिन आप जानते हैं ये 4 के चारों कंडक्टर है। क्यों कंडक्टर? क्योंकि इन चारों के पास एनॉर्मस नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। ओके, तो मटेरियल ऑफ द वायर हो गया। दूसरी चीज
लेंथ ऑफ द कंडक्टर, जितना लंबा कंडक्टर होगा उतने ज्यादा उसका रेजिस्टेंस होगा। तो लेंथ ऑफ द कंडक्टर, ठीक। नंबर 3, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर। नंबर 4, टेम्परेचर। कैसे डिपेंड करता है ये आप अभी छोड़ दीजिए, आप केवल ये याद कर लीजिए, टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर। ये 4 चीज हो गई। चलो भाई ये नोट कर लो। तो 9C का जो चैप्टर है इफिशिएंट यूज ऑफ एनर्जी, वो आप खुद से पढ़ लीजिए। उसमें अगर कोई टेक्निकल टर्म आपके नहीं समझ में आता है तो मैं बता देता हूं। प्यारे बच्चों, इसी वीडियो में हम 2 और चीजें आपकी उधार की लौटा देते हैं, ये नोट कर डालिएगा आप लोग, है ना। क्या? न्यूमेरिकल्स ऑफ चैप्टर 9A, न्यूमेरिकल्स ऑफ चैप्टर 9A, 9A चैप्टर के न्यूमेरिकल्स। देखो पहला न्यूमेरिकल जो था इसमें से एक जरूर आएगा। एक चार्ज है जो एक कंडक्टर से, एक चार्ज ऑफ पॉइंट अब बुखार में ले लेता है। पहला न्यूमेरिकल पेज नंबर 194 पर न्यूमेरिकल है। Q की वैल्यू आपको दी गई है 0.5 कूलम, 0.5 कूलम। टाइम कितना है? 5 सेकेंड, ठीक। तो करंट की वैल्यू I इज इक्वल टू Q अपॉन T, I इज इक्वल टू Q अपॉन T। तो Q की वैल्यू आप लिखेंगी 0.5 और T की वैल्यू 5 लिखेंगी, तो ये क्या आ जाएगा 0.1 एम्पियर। ये पहला सॉल्व हो गया। दूसरा न्यूमेरिकल, करंट की वैल्यू दी हुई है, करंट ऑफ 1.5 एम्पियर, 1.5 एम्पियर फ्लोज थ्रू ए कंडक्टर फॉर 2 सेकेंड। T की वैल्यू 2 सेकेंड दी हुई है ना। व्हाट अमाउंट ऑफ चार्ज पास थ्रू द कंडक्टर, तो Q की वैल्यू होती है I इंटू T, तो 1.5 मल्टीप्लाइड बाई 2 यानी 3 कूलम। ये दूसरा सवाल हो गया, ठीक, दूसरा सवाल हो गया। अब तीसरा सवाल, when starter motor of a car is switched on for 0.8 seconds, a charge of 24 coulomb pass through the coil of the motor, calculate the current in the coil। एक चार्ज है 0.8 सेकेंड में, t बराबर 0.8 सेकेंड में कितना चार्ज पास कर जाता है? 24 कूलम, 24 कूलम। तो I की वैल्यू क्या हो जाएगी? Q अपॉन T, करंट फ्लो बताना है। तो 24 डिवाइडेड बाई 0.8 यानी 240/8, दैट इज 30 एम्पियर। और यह हकीकतन सही बात है। तो ये थे चैप्टर 9A के न्यूमेरिकल। आओ बेटा जरा चैप्टर 9B के भी 3-4 सवाल हैं, वो भी निपटा ही दें। चैप्टर 9B के भी न्यूमेरिकल निपटा देते हैं, ठीक। तुरंतनाथ महाकल्याण वीडियो जरा सा लंबी है, हौले हौले से दो देखना। इन ट्रांसफरिंग 1.5 कूलम ऑफ चार्ज, पेज नंबर 198। इन ट्रांसफरिंग 1.5 कूलम ऑफ चार्ज थ्रू अ वायर 9 जूल ऑफ वर्क इज नीडेड, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द वायर। तो बेटा ये जो पहला न्यूमेरिकल है इसमें ट्रांसफर होने वाले चार्ज का अमाउंट 1.5 कूलम है, ठीक। वर्क डन नीडेड जो है वो 9 जूल है? तो फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द वायर। इसको ऐसे समझो, ये देखो यहां से Q चार्ज को पास होना है, ठीक। ये VA है, ये VB है। तो अपन जानते हैं 2 पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस वर्क डन अपॉन चार्ज होता है। तो W की वैल्यू 9 और ये 1.5, तो 90/15
यानी 6 वोल्ट। ये पहला आंसर आ गया। देखो कितना हलवा क्वेश्चन है ना। 10। क्वेश्चन नंबर 2, इसको नोट कर डालो। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखो। A cell of potential difference 12 volt is connected to a bulb. A cell of potential difference 12 volt, यानी VA माइनस VB की वैल्यू 12 वोल्ट दे दी गई। अच्छी बात है भाई। The resistance of the filament of bulb when it glow is 24 ohm. तो R की वैल्यू 24 ओम दी गई है। Find the current drawn from the cell. ओए, हमको एक बात पता है, ओम्स के लॉ के हिसाब से VA माइनस VB की वैल्यू I इंटू आर होती है। तो I की वैल्यू क्या हो जाएगी, VA माइनस VB अपॉन आर। तो ये क्या हो जाएगी, 12/24, यानी 0.5 एम्पियर। ये आ गया इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 भी निपट गया। अ बल्ब ड्रॉज, तीसरा क्वेश्चन देखिए। अ बल्ब draws current 1.5 ampere at 6 volt. Find the resistance of the filament bulb. Bulb draws current 1.5 ampere at 6 volt. तो I की वैल्यू कितनी है बच्चों, 1.5 एम्पियर। और VA माइनस VB की वैल्यू कितनी है, 6 वोल्ट। तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, R का फार्मूला, अब वही पलट दो, VA माइनस VB अपॉन I। तो अब ये 6 अपॉन 1.5, तो 60 अपॉन 15 दैट इज 4 ओम। ये तीसरा क्वेश्चन हो गया। ठीक है, 1 घंटा 1 मिनट 50 सेकेंड। चौथा क्वेश्चन, वो खुद से कर लो यार। करंट की वैल्यू दी हुई है और रेजिस्टेंस दिया हुआ है। 10वां चैप्टर भी आज हम निपटाने के मूड में हैं। 10वें चैप्टर को आप एक बार पढ़ लीजिए और पढ़कर मुझे बताइए। ठीक, व्हाट आर दी इलेक्ट्रोमैग्नेट एंड इट यूजेस। अच्छा रहने दो, चलो अच्छा हम इसका एक लेक्चर, एक वीडियो और बनाएंगे। तो ये था आपका 9 चैप्टर फुल फ्लैश कंप्लीट, 9A 9B 9C। उसके बाद अच्छा, प्रोपगेशन ऑफ साउंड वेव के अगर न्यूमेरिकल नहीं कराए हैं तो वो हमको बता दीजिएगा, हम नेक्स्ट वीडियो में उसको भी करा दें। ये कराया है शायद, प्लीज़ मुझे बताइएगा, है ना। बाकी थैंक यू वेरी मच।